वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डॉकर फाइल क्या होती है और उसकी जो भी पैरामीटर हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, डॉकर फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग समझेंगे। तो डॉकर की सीरीज में हम लोग ये नया वीडियो बना रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो डॉकर फाइल क्या होती है, मैंने बताया था कि जैसे आपका EC2 है, तो एक आपकी मशीन है। ठीक है, उस मशीन में सपोज आपने क्या किया कि ओएस इंस्टॉल की, जो भी ओएस है माइक्रोसॉफ्ट ओएस, आप उसमें वेब सर्वर बनाना चाहते हैं। तो पहले आपने ओएस इंस्टॉल की, फिर उसके बाद आपने ड्राइवर इंस्टॉल किए, नेटवर्क के, साउंड के, ग्राफिक्स का, जो भी ड्राइवर है वो सारे ड्राइवर इंस्टॉल किए। उसके बाद आपने क्या किया, वेब सर्वर इंस्टॉल किया, अपाची वेब सर्वर। उसके बाद आपने एप्लीकेशन का कोड मूव किया और उसके बाद आपने अपाची को कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी आपने जो फायरवॉल रूल लगाए वो कॉन्फ़िगर किया। तो आपका वेब सर्वर वर्किंग रनिंग कंडीशन में है, तो आपने इतना प्रोसेस किया। अब आप चाहते हो कि अगर सेम वेब सर्वर आपको दूसरी कोई एक आपके पास मशीन और है, उसमें आपको सेम वेब सर्वर रन करवाना है, तो आप क्या करना चाहते हो, इस जो आपने कंप्लीट सर्वर तैयार किया इसकी इमेज बना लो। ठीक है, इसकी इमेज बना लो और इस इमेज को सीधे सीधे जाके उस सर्वर में डिप्लॉय कर दो। तो उस सर्वर में आपको ये सारा टास्क करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसमें क्या होगा, इस वेब सर्वर आपके पास अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो सेम केस क्या होता है डॉकर के केस में, क्या होता है कि डॉकर इमेज बनाते हैं हम लोग। डॉकर इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं कि डॉकर इमेज में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो जो बेसिक लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी होती है वो इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन का कोड कॉपी करते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे एक्सपोज होगी और किस बेस की एप्लीकेशन है, उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल आपकी नीड होगी, रन करना पड़ेगा। तो ये एक तरह की इमेज बना देती है डॉकर इमेज। उस इमेज को किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी कंटेनर में आप रन कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन एज इट इज रन कर जाएगी। तो ये होता है डॉकर के केस में, इसे कहते हैं डॉकर इमेज। जो जैसा आपने EC2 के केस में आप AWS प्लेटफॉर्म में करते हो, EC2 की इमेज बनाते हो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर आप डॉकर कंटेनर, आपका कोई डॉकर के अंदर आपका कोई कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही थी, तो आपने उसमें क्या किया, आपने पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल की, डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, उसके बाद एप्लीकेशन का कोड कॉपी किया अपने लैपटॉप से उसमें, फिर बाइनरी कॉपी की। उसके बाद आपने बताया कि आपकी एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे लिसन करेगी, उस पोर्ट नंबर को बताया। उसके बाद आपने बताया कि आपकी जब एप्लीकेशन रन करेगी तो कौन सी फाइल आपकी ट्रिगर होनी चाहिए, जार फाइल ट्रिगर होनी चाहिए, वॉर फाइल ट्रिगर होनी चाहिए। इस तरह आपने आपकी पूरा पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन आपने डिफाइन कर दी। दूसरी अगर आपको ये सेम एप्लीकेशन दूसरे आपके कंटेनर में रन करनी है, तो आप क्या चाहते हैं, इसकी इमेज बना लो और सेम इमेज जाके उसमें डिप्लॉय कर दो, तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे कंटेनर में भी रन कर जाएगी। सेम जो इमेज बनाने का प्रोसेस होता है, जो डॉकर की इमेज बनाने का प्रोसेस होता है, वो डॉकर फाइल के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो डॉकर कैन बिल्ड इमेज ऑटोमेटिकली बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल में हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि पहला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपके सोर्स कोड कहाँ से लेना है, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, पोर्ट कौन सा ऑन करना है एप्लीकेशन के लिए, बेस ओएस कौन सी रहेगी आपकी, आपकी एप्लीकेशन जावा बेस है, पाइथन बेस है, रूबी बेस्ड है, नोड बेस है, उसके लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग डॉकर फाइल में बताते हैं, जिसको हम लोग ईडी रीड कर सकते हैं। और फिर डॉकर उसी फाइल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते डॉकर की इमेज बनाता है। ठीक है, ये हो गया डॉकर फाइल का यूज। तो डॉकर इमेज का यूज समझ में आया। तो डॉकर इमेज किसके थ्रू बनती है, डॉकर फाइल के थ्रू। डॉकर फाइल कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं। उस डॉकर फाइल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि डॉकर को कैसे क्या करना है, कहाँ से सोर्स कोड लेना है, कौन से पैकेज इंस्टॉल करने, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, पोर्ट क्या ऑन करना है, वॉल्यूम क्या ऐड करना है, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। ठीक है, so Docker file is a text document that contain all the command a user could call on the command line to assemble an image। डॉकर फाइल क्या होता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके पास हर एक कमांड स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है। हर एक स्टेप लिखा होता है कि इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, जिस स्टेप बाय स्टेप के थ्रू वो इमेज को असेंबल करती है, डॉकर इमेज को असेंबल करता है। थर्ड पॉइंट क्या, डॉकर इमेज कंसिस्ट ऑफ रीड ओनली लेयर ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट एज ए डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन। तो डॉकर इमेज में क्या होता है, जो डॉकर इमेज जो बनती है वो क्या होती है, वो एक रीड ओनली इंस्ट्रक्शन होता है। वो रीड करती है कहाँ से, इंस्ट्रक्शन को, डॉकर फाइल से। तो जो डॉकर फाइल में लिखा होता है, डॉकर इमेज उसी बिहाफ में क्रिएट होती है। ठीक है, डॉकर फाइल में ही आप बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन करेगी, आपकी एप्लीकेशन की सोर्स कोड कहाँ पे है, आपकी एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसी कौन सी इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरी कौन सी इंस्टॉल करनी है, वॉल्यूम कौन सा ऐड करना है। ये सारी चीजें आप कहाँ पे बताते हो, आपकी डॉकर फाइल के अंदर बताते हो। तो डॉकर फाइल के अंदर बताते हो, तो डॉकर इमेज बनाते समय उन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज करता है और वो इंस्ट्रक्शन फिर रीड ऑनली हो जाते हैं, फिर आपकी डॉकर इमेज बन जाती है। एक बार इमेज बन गई मतलब रीड ऑनली हो गई। ठीक है,
अब चलिए कमांड क्या है डॉकर बनाने के लिए, कमांड होती है डॉकर बिल्ड करो -f की जगह कमांड फॉर बिल्ड इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल, ठीक है। डॉकर बिल्ड -f, अगर आपने डॉकर फाइल का नाम सिर्फ डॉकर फाइल दिया है कैप्स में डी और डॉकर फाइल, तो आपको -f पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डॉकर फाइल सेम लोकेशन पे, अगर डॉकर फाइल आपकी डिफरेंट लोकेशन में, मीन सपोज करिए आप बैठे हैं सी ड्राइव में और आपकी डॉकर फाइल पड़ी है डी ड्राइव के अंदर एक पर्सनल फोल्डर के अंदर, तो आपको पूरा कंप्लीट पाथ डिफाइन करना पड़ेगा -f पैरामीटर से। अगर आपकी डॉकर फाइल सेम लोकेशन पड़ी है तो आपको कोई भी पैरामीटर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू क्रिएट द डॉकर इमेज, ये पता है आपको। फ्रॉम, सबसे पहले जब डॉकर फाइल बनाते हो सबसे पहला जो उसमें फ्लैग यूज करेंगे, जो पहली कमांड यूज करेंगे, जो पैरामीटर यूज करेंगे वो होगा फ्रॉम, ठीक है। अगर आपने फ्रॉम यूज नहीं किया तो मीन्स आपकी डॉकर फाइल आपकी वर्क नहीं करेगी और आपकी इमेज क्रिएट नहीं होगी। तो फ्रॉम ये बताता है कि आपकी जो इमेज है उसके लिए बेस इमेज कहाँ से उठाए। मान लीजिए आपकी जावा बेस एप्लीकेशन है, तो आप उस जावा बेस एप्लीकेशन को यूबंटू में इंस्टॉल करना चाहते हो, अमेजॉन लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहते हो, फेडोरा में इंस्टॉल करना चाहते हो, अपाचे में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो बेस जो इमेज होगी वो फ्रॉम से उठाएगा। अब फ्रॉम से वो बेस इमेज आपकी डॉकर हब से भी हो सकती है, मैंने डॉकर हब लास्ट टाइम बताया था, फ्रॉम में बेस इमेज डॉकर हब से भी हो सकती है, या आपकी कोई प्राइवेट रिपोजिटरी है वहाँ से भी वो इमेज उठा सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब समझ में आ गया। द फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज अ न्यू बिल्ड स्टेज एंड सेट द बेस इमेज फॉर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन। तो बेस इमेज की जरूरत होती है, उस बेस इमेज के बाद ही आप सारी लाइब्रेरी और पैकेज और मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन का सोर्स कोड कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले बेस इमेज बतानी पड़ती है, उसके लिए आपको फ्रॉम पैरामीटर का यूज करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। ए वैलिड डॉकर फाइल मस्ट स्टार्ट विद द फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। तो मैंने बताया था जो वैलिड डॉकर फाइल होगी वो सबसे पहले फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। बेस इमेज कैन बी वैलिड इमेज, तो बेस इमेज जो होगी वो एक वैलिड इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इमेज आप दे दो, वो जो बेस इमेज होनी चाहिए वो वैलिड इमेज होनी चाहिए। आप वो इमेज आपके पास डॉकर हब में हो सकती है, आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी में हो सकती है, रजिस्ट्री में हो सकती है, वो रजिस्ट्री आपकी AWS के अंदर हो सकती है, एजोर के अंदर हो सकती है, गूगल क्लाउड के अंदर हो सकती है, और डिजिटल ओशन क्लाउड के अंदर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है आपकी इमेज। आप लेकिन वो इमेज बेस इमेज जो है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट होता है फ्रॉम और इमेज, उसके बाद कॉलन लगा के टैग, ठीक है। फ्रॉम इमेज और कॉलन लगा के टैग, अगर कॉलन लगा के टैग नहीं दे रहे तो उस इमेज का लेटेस्ट वर्जन उठाता है ये, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा फ्रॉम U12 और U12 के बाद आपने कॉलन लगा के वर्जन नहीं दिया तो उसका U12 का डॉकर हमें जो U12 का लेटेस्ट इमेज होगी वो उठाएगा वो, ठीक है। अब लेबल ऐड टू इमेज टू ऑर्गेनाइज इमेजेस बाय प्रोजेक्ट रिकॉर्ड लाइसेंस इंफॉर्मेशन। लेबल मीन्स आप, अगर आप इमेज में कोई लेबल लगाना चाहते हो, लाइसेंस इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप लेबल का यूज कर सकते हो। फॉर ईच लेबल एड ए लाइन बिगनिंग विद द लेबल एंड विथ वन और मोर की वैल्यू पॉइंट। लेबल जैसे कैसे देंगे, जैसे com.example.com आपने दिखा लेबल com.example.version इजिकल टू, ये हो गया उसका की वैल्यू और पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर में आपको ये देना पड़ता है। उसका वर्जन क्या होगा 0.0.1.बीटा। फिर आपने दूसरा लेबल दिया लेबल वेंडर 1 इक्वल टू एक्मे इनकॉर्पोरेटेड, जो भी आप दे सकना चाहो इसलिए आप लेबल दे सकते हो, ठीक है। थर्ड होता है आपका रन। अब रन जो पैरा इंस्ट्रक्शन होता है, विल बी एग्जीक्यूट एनी कमांड इन न्यू लेयर ऑन द टॉप ऑफ करंट इमेज एंड कमिट द रिजल्ट। जितने भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो एज ए लेयर जैसे काम करेगा। मैंने बताया पहले आपने दिया फ्रॉम, आपने इमेज का बेस इमेज दी, वो एक लेयर होगी। फिर आपने दिया लेबल आपकी दूसरी लेयर होगी। फिर आपने किया रन के बाद कोई कमांड दिया, वो आपकी तीसरी लेयर होगी। तो रन का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी कमांड रन करना। बेस इमेज के बाद आपको कोई कमांड रन करनी है, मान लो आपको कमांड में कॉपी करना है तो कॉपी की कमांड देंगे, आपको कुछ फोल्डर बनाना है तो फोल्डर कमांड देंगे, आपको कुछ इंस्टॉल करना है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो पैकेज की कमांड देंगे। तो वो कमांड देने से पहले आपको रन लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले इन्होंने लिखा फ्रॉम U12 और U12 के बाद कॉलन देकर उसका टैग दिया U12 वर्जन 14.04 लेना है। उसके बाद लिखा रन। अब रन देखो ऐप गेट कमांड है, उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम फायर नहीं कर सकते, उसके लिए हमने पहले रन लगाया। और जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो कैप्स में लिखे होंगे, ये याद रखिएगा, फ्रॉम कैप्स में, रन कैप्स में।
रन स्पेस, उसके बाद आपने लिखा ऐप गेट अपडेट करो, ubuntu की जो बेस इमेज है उसकी सारी पैकेज अपडेट करो, ठीक है। फिर आपने लिखा रन ऐप गेट इंस्टॉल -y कर्ल, तो आपने इसमें बताया कि अब फिर से रन मीन्स कमांड रन करनी है, ऐप गेट कमांड रन करनी है, इसके थ्रू इंस्टॉल करना है कर्ल पैरामीटर, कर्ल पैकेजेस को, कर्ल के थ्रू हम लोग कोई भी वेबसाइट को रीड कर सकते हैं ubuntu या लिनक्स के अंदर, वेब पेज सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रन कमांड का यूज हो गया। अब cmd कमांड के बारे में समझते हैं। cmd इंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रन द सॉफ्टवेयर कंटेनर बाय योर इमेज अलोंग विद एनी आर्ग्यूमेंट। तो cmd कमांड आप पूरे डॉकर फाइल में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, पहली तो बात ये है, ठीक है। अगर आपने दूसरी बार, मान लीजिए आपने 2 बार यूज कर लिया, तो जो लास्ट टाइम आप cmd कमांड लिखेंगे वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। cmd कमांड जो है इंस्ट्रक्शन आप पूरी डॉकर फाइल में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। अगर आपने गलती से 2 बार यूज कर ली तो जो लास्ट में लिखा होगा, जो लास्ट टाइम में आपने cmd कमांड cmd इंस्ट्रक्शन में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें देते क्या है, पहले cmd देते हैं, फिर एग्जीक्यूटेबल देते हैं उसकी, फिर पैरामीटर देते हैं। तो cmd फिर एग्जीक्यूटेबल कॉलम उसके बाद पैरामीटर, ठीक है। इसका जो वे होता है, डबल कोष्टक में आपको ऐसे लिखना होता है कॉमा लगा के, ठीक है। इसका वे ऐसे ही होता है। अगर आपने सपोज इसके बीच में गैप दे दिया तो भी रन नहीं करेगा, तो भी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। और देखिए cmd भी कैप्स में लिखा है, ठीक है। There can only be one cmd instruction in a docker file, जो मैंने बताया था। If you list more than one cmd then only the last cmd will take effect। तो अगर आपने एक से ज़्यादा बार cmd मेंशन किया तो लास्ट cmd जो होगी वही आपकी वर्क करेगी या इफेक्ट में आएगी। द मेन पर्पज ऑफ cmd इज प्रोवाइड डिफॉल्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग कंटेनर। तो इसका बेसिकली यूज तब हम करते हैं जब आपने पूरे डॉकर फाइल बना ली, आपने कहा कि अपाचे इंस्टॉल हो गया, अपाचे रन करना है, अपाचे आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने सोर्स कोड इंस्टॉल कर लिया, आपने अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर ली। अब डॉकर कंटेनर को ये बताना पड़ेगा कि क्या चीज़, कौन सी फाइल रन करनी है अपाचे के अंदर, कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करनी है, वो आपको cmd के अंदर बतानी पड़ेगी जाके। मीन्स क्या होता है, आपको कंटेनर के अंदर क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको cmd के थ्रू बताना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको cmd में एग्जीक्यूटेबल देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद एक्सपोज जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका यूज होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट नंबर पे एक्सपोज हो। सपोज आपको वेब सर्वर पोर्ट नंबर 8080 पे बनाना है अपाचे वेब सर्वर, तो एक्सपोज और पोर्ट नंबर 8080 कर देंगे तो आपकी जो अपाचे होगा वो 8080 पे लिसन करेगा उस कंटेनर के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे आपको नोट की एप्लीकेशन बनाई, आपने उसको पोर्ट नंबर दिया 8085, तो वो नोट की एप्लीकेशन को अगर उस कंटेनर के अंदर एक्सेस करना है तो आप 8085 पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब वो नोट की एप्लीकेशन आपकी रीड करेगी। तो एक्सपोर्ट क्या होता है कि किस पोर्ट पे आपको अपनी एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन को लिसन करवाना है। तो एक्सपोज इंस्ट्रक्शन इंडिकेट द पोर्ट ऑन विच अ कंटेनर लिसन फ्रॉम कनेक्शन, ठीक है। अब ऐड मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लो आपका कोई फाइल एंड फोल्डर है या आपके जो सोर्स कोड है वो आपको आपके लोकल लैपटॉप से आपको कंटेनर के अंदर सेंड करने हैं, या कहीं स्टोरेज के अंदर से कंटेनर के अंदर सेंड करने हैं, या आपके पास कोई यूआरएल है तो उस यूआरएल से आपको कुछ डाउनलोड करके कंटेनर के अंदर स्टोर करना है, या आपके पास कोई कंप्रेस फाइल है, आप चाहते हो जब वो कंटेनर के अंदर जाए तो उसकी कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो वहाँ पे ऐड पैरामीटर का यूज करते हैं या ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन कॉपी न्यू फाइल डायरेक्टरी और रिमोट फाइल यूआरएल, मीन्स रिमोट फाइल यूआरएल से भी कोई फाइल डाउनलोड करके स्टोर कर सकता है कंटेनर के अंदर फ्रॉम सोर्स एंड ऐड देम टू द फाइल सिस्टम टू द इमेज एट द पाथ ऑफ डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन में आप डेटा कॉपी कर सकते हो। सोर्स आपका मान लीजिए कोई स्टोरेज है जहाँ पे आपने सोर्स कोड पड़ा है, एप्लीकेशन कोड पड़ा है, और डेस्टिनेशन आपके कंटेनर के अंदर किस फोल्डर के अंदर, कंटेनर के अंदर तो स्टोर हो लेकिन कंटेनर के अंदर भी कई फोल्डर होंगे, किस फोल्डर के अंदर आप स्टोर करना चाहते हो, तो डेस्टिनेशन क्या है उसका वो आप डिफाइन कर सकते हो ऐड के थ्रू। कमांड होगी ऐड भी देखिए मैंने एक्सपोज भी कैपिटल में दिया, ऐड भी कैपिटल में दिया। सोर्स होम स्टार, तो होम जो करंट डायरेक्टरी में होम करके जो भी फाइल फोल्डर होंगे वो सोर्स उस कहाँ पे होंगे, कॉपी होंगी डेस्टिनेशन माई dir फोल्डर के अंदर कॉपी होंगे। कंटेनर के अंदर माई dir एक लोकेशन होगा, उसके अंदर होम करके जितनी फाइल फोल्डर होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से आप समझ रहे हो, अगर आपको कोई वॉल्यूम अटैच करना है डेटाबेस स्टोर करने के लिए, या कंटेनर के लॉग स्टोर करने के लिए, या कंटेनर के आउटपुट स्टोर करने के लिए, तो आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते,
volume instruction should be used to expose any database storage area, configuration storage और file folder created by the docker container। ठीक है, मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है और आपका कंटेनर बंद हुआ, तो उसके अंदर जो भी डेटाबेस है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, स्टोरेज है, वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो आप चाहते हो कि वो डॉकर कंटेनर डिलीट हो जाए, लेकिन उसका जो डेटाबेस है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या डेटाबेस जो बना है, वो हमारे पास सेव रहे। तो आप क्या करोगे, अपने हार्ड डिस्क में एक वॉल्यूम बनाओगे या कोई आपके पास शेयर्ड वॉल्यूम है, उसको ऐड कर दोगे, तो वो जो डेटाबेस होगा उस वॉल्यूम में स्टोर कर देगा। तो डॉकर किल भी हो जाएगा, डॉकर अगर डेड भी, कंटेनर अगर डेड भी हो जाएगा, तो आपके पास वो डेटा रहेगा। इसलिए वॉल्यूम का हम लोग यूज़ करते हैं। हम उसकी लैब देखेंगे जब हम लोग डॉकर के प्रैक्टिकल करेंगे। वर्क डायरेक्टरी इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है वर्किंग डायरेक्टरी। तो आपने बताया कि आपने डॉकर के अंदर एक फोल्डर बना दिया और उसको वर्किंग डायरेक्टरी कर दिया, तो आप बताओगे डॉकर की जितनी फाइल एंड फोल्डर है इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेंगे। आपने ये बता दिया है कि आपकी नोड एप्लीकेशन है, आपके जो एप्लीकेशन का सोर्स कोड है वो इस वर्किंग डायरेक्टरी में मिलेगा, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है वो इस वर्किंग डायरेक्टरी में मिलेंगे। तो डॉकर समझ जाता है कि इस वर्किंग डायरेक्टरी में इसको सारा का सारा सोर्स कोड इसको मिलेगा, इसलिए वर्किंग डायरेक्टरी होती है। वर्किंग डायरेक्टरी सेट ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ एनी cmd run cmd at instruction that follow it in the docker file। ओके, सो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे डॉकर फाइल बनाने के लिए। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि शायद आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।